हेलो फ्रेंड्स, मैं विदित नारायण बुधौलिया एक बार फिर आप सभी का ब्रह्मास्त्र क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं यहां पर अभी आपको क्लास 9th हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन समझा रहा हूं, डिस्कस कर रहा हूं, एक एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर कर रहा हूं, सिंपल वे में समझा रहा हूं। एक फिल्म की स्टोरी जैसे होती है वो मैं आपको सुना रहा हूँ ताकि आपको इंटरेस्ट बना रहे, क्योंकि चैप्टर थोड़ा लेंदी है और कॉम्प्लेक्स भी बहुत सारे हैं उसमें। तो मैं चाहता हूं कि आप इस चैप्टर के फ्रेंडली रहें, है ना, मतलब आपको समझ में रहे। और हमने एक कहानी समझी फ्लैशबैक से स्टार्ट करते हुए। थोड़ा थोड़ा रिकॉल हर बार इसलिए करता हूं 1-2 मिनट के लिए, ताकि आप रिलैक्स भी हो जाएं और पुराना वीडियो जो देख चुके हैं वो उनका रिकॉल फिर से हो सके। और जो आज से जुड़ रहे हैं वो अभी मैं 2 मिनट की स्टोरी तो सुना ही रहा हूँ, लेकिन अगर आप पुराने वीडियोस देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम फ्रांस की क्रांति पढ़ रहे हैं। फ्रांस में क्रांति हुई है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि उसको मदर ऑफ ऑल रिवॉल्यूशंस भी बोलते हैं। वहाँ पर एक जेल थी, किला था, फोर्ट था, जो भी आप कह सकते हैं उसको। वहाँ पर लोगों ने बास्तील करके जगह थी, उसको तोड़ दिया था आर्म्स इकट्ठे करने के लिए, क्योंकि उनको लग रहा था कि आर्मी हमको मारने आई है। फिर बहुत से ऐसे कारण चीज़ें हुई कि वहाँ पे समाज की व्यवस्था खराब थी, 3 पार्ट्स में बटा हुआ था। तो ये नीचे वाले थर्ड स्टेट के लोग थे, वो बहुत दबे कुचले हुए लोग थे। फिर उनमें क्या हुआ कि जब लुईस 16 राजा बना तो तिजोरी खाली थी। तिजोरी क्यों खाली थी मैंने आपको बता दिया कि वर्साइल का जो किला था उसके मेंटेनेंस में बहुत ज़्यादा था। फ्रांस को लड़ने का बहुत शौक था। अमेरिका की 13 कॉलोनीज उसने ब्रिटेन से आज़ाद कराई थी, उसके ऊपर लोन बहुत बढ़ गया था, तिजोरी खाली हो गई थी। क्राइसिस आ गए थे, लोगों के लिए रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। उसी टाइम पर क्या हुआ कि जो थर्ड स्टेट की एक लेयर थी, जो प्रॉस्परस लोग थे, जो पढ़ लिख गए थे, जो व्यापार कर रहे थे, उन्होंने क्या किया कि उनको आइडियाज़ मिले फिलोसफर्स ने बताया कि फ्रीडम, इक्वालिटी बराबर होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि राजा के हाथ में ही सब कुछ हो। तो उन्होंने वहाँ पे आंदोलन शुरू कर दिए, है ना। और मैंने आपको बताया कि उनके आंदोलनों के फलस्वरूप उनका रिजल्ट जो निकला, वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई। मतलब राजा भी रहेगा और कॉन्स्टिट्यूशन भी होगा। राजा के पास वीटो का पावर होगा, लेकिन पूरा का पूरा कंट्रोल जो है वो नेशनल असेंबली के पास होगा। मैंने बताया था ना आपको, ठीक है। तो हुआ क्या था, कैसे कैसे काम हुए, कैसे कैसे चले। और उन्होंने टेनिस कोर्ट में वो लोग आ गए, वहाँ पर नेशनल असेंबली बनाई, अपना कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पर लिखा। अब हम देखते हैं आगे, ठीक है। वो बोलते हैं ना कि अब तक आपने देखा और इसके आगे, तो यही एक कहानी की स्टोरी चल रही थी और अब अपन आगे देखते हैं। तो पीछे आप हेडिंग देख रहे हैं, फ्रांस एबोलिश मोनार्की एंड बिकम अ रिपब्लिक। अभी तक फ्रांस में क्या था कि राजा का भी शासन था, राजा भी एक पद था, एक पोस्ट थी राजा की, और संग में वहां पर नेशनल असेंबली भी थी, जज भी होते थे। और मैंने आपको बताया कि एक्टिव पर्सन और पैसिव पर्सन होते थे। केवल एक्टिव पर्सन के लोग जो थे, एक्टिव पर्सन जो वो लोग होते थे, वो 25 साल से ऊपर के ऐसे युवा, मतलब ऐसे लोग जो अपनी 3 दिन की मजदूरी टैक्सेस में देते थे। और वुमेन्स को और उनके अलावा जितने भी लोग थे एक्टिव के अलावा, किसी को वोट डालने का अधिकार भी नहीं था। तो तरीके से तो वहां पर अभी भी डेमोक्रेसी, रिपब्लिक नहीं आ पाया था। तो हुआ क्या, अब फ्रांस में कुछ और होने वाला है। मैंने आपको बताया भी था कि जब आपने राजा से सारे पावर छुड़ा लिए हैं तो राजा चुप तो बैठेगा नहीं। उसने अभी अपने बुरे मन से तो बोल दिया कि ठीक है, हम कॉन्स्टिट्यूशन को आपका मान लेते हैं, लेकिन वो प्लान बना रहा था, है ना। उसने क्या किया, उसने प्लान बनाया और क्या किया, प्रूसिया जो उसके पास में ही एक देश है, उसके साथ मिलकर उसने प्लान बनाया। क्या प्लान बनाया? उसने सोचा कि हम इन लोगों से आर्मी इकट्ठा करके और नेशनल असेंबली को खत्म कर देते हैं। इसमें उसके आसपास की जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज थी, क्योंकि भाई सबको लग रहा था ना कि फ्रांस में ऐसा हो गया है कि राजा को हटा दिया, राजा को हटाया नहीं, लेकिन राजा के सारे पावर्स छीन लिए, क्लर्जी को एकदम समाप्त कर दिया, उन सारे टैक्सेस जो क्लर्जी द्वारा लगाए जाते थे वो भी खत्म कर दिए। तो ऐसा ना हो कि ये भावना आते आते हमारे देश तक पहुंच जाए और हमारे देश के लोग भी ऐसा ही करने लगे और हमारी सत्ता भी चली जाए, हमारे पावर्स भी चले जाएं। तो उन्होंने सोचा कि अच्छा है कि इसको समाप्त करने के लिए, ताकि एक ऐसा एग्जाम्पल बन सके कि जो भी बड़े लोगों के खिलाफ बोलेगा उसके संग हम उसको मार देंगे, उसको दबा देंगे। तो इन्होंने एक योजना बनाई, ठीक है। देखते हैं। द सिचुएशन इन फ्रांस कंटिन्यूड टू बी टेंस ड्यूरिंग द फॉलो ईयर्स। फ्रांस की समस्या समाप्त नहीं हुई थी, कुछ और सालों तक फ्रांस इन समस्याओं से जूझता रहा।
लुई 16 एंटर्ड इनटू सीक्रेट नेगोशिएशन विद द किंग ऑफ प्रूसिया। एक गुप्त तरीके से, गोपनीय तरीके से, एक सीक्रेट तरीके से उसने प्लान किया, किसके संग मिलके, प्रूसिया के किंग के साथ मिलके, एंड प्लान ऑन ओवरथ्रो ऑफ नेशनल असेंबली। अदर नेबरिंग रूलर्स ऑल्सो हैव हिम। आसपास के राजाओं ने भी उसकी इस काम में मदद की। लेकिन इससे पहले कि वो लोग कुछ कर पाते, नेशनल असेंबली भी छोटी मोटी चीज तो थी नहीं। 90% लोग तो उसी के थे उस देश में, है ना। अधिकतर लोग तो उसी के थे, नेशनल असेंबली के नहीं थे, लेकिन थर्ड स्टेट के तो थे, जिसमें नेशनल असेंबली में थर्ड स्टेट के लोगों का बोलबाला था। तो उनके लोग भी आसपास फैले हुए थे। उनको ये मालूम चल गया कि भाई जो राजा साहब हैं ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, ये प्लान बना रहे हैं हमको खत्म करने का। तो नेशनल असेंबली ने कहा कि जिससे कि ये हमको खत्म करें, इससे पहले उसने वॉर डिक्लेयर कर दी ऑस्ट्रिया के खिलाफ और प्रूसिया। आप कहोगे ऑस्ट्रिया क्यों? भाई ऑस्ट्रिया भी बहुत मदद कर रहा था। क्यों कर रहा था? ऑस्ट्रिया के दामाद जो लगते थे लुई 16 की जो पत्नी थी, जो वाइफ थी, वो रानी थी ऑस्ट्रिया की। तो उनको लगा कि भाई हमारे दामाद जी बहुत परेशान हैं, सारी पावर्स चली गई हैं, हमारी बेटी भी परेशान है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम अपनी सेना भेजेंगे नेशनल असेंबली से लड़ने के लिए। नेशनल असेंबली ने उनसे, जब तक वो वॉर डिक्लेयर ही नहीं कर पाए, उससे पहले नेशनल असेंबली ने उन दोनों के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया। बिफोर दिस कुड हैपन, द नेशनल असेंबली डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट प्रूसिया एंड ऑस्ट्रिया। उन्होंने क्या किया? प्रूसिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ जंग छेड़ दी। थाउजेंड ऑफ वॉलंटियर ज्वाइन आर्मी। अब क्या हुआ? जो वॉलंटियर्स थे नेशनल असेंबली के, उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली। उन्होंने आर्मी इसलिए ज्वाइन की क्योंकि वो इसको राजा के खिलाफ तो लड़ाई देख ही रहे थे। उनको लगा कि ये ऑस्ट्रिया है और साथ में प्रूसिया है, हम यूरोप में एक एग्जाम्पल सेट करेंगे एरिस्टोक्रेसी के खिलाफ, कि जो भी लोग जन्म से सारे अधिकार पा रहे हैं वो उनके अधिकार नहीं है, योग्यता के अनुसार मिलने चाहिए। एक उनके अंदर नेशनलिज्म की भावना आ गई कि हमको आर्मी ज्वाइन करके अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए, और वही उन लोगों ने किया। थाउजेंड ऑफ वॉलंटियर्स ज्वाइन द आर्मी। दे सॉ दिस एज अ वॉर ऑफ पीपल अगेंस्ट किंग। उन्होंने उस युद्ध लड़ाई को राजा के खिलाफ देखा। एंड एरिस्टोक्रेसी ऑल ओवर यूरोप। और जो पूरे यूरोप में एरिस्टोक्रेसी फैली हुई है, उनको लगा कि अगर आज हम आर्मी ज्वाइन करके इनसे लड़ लेते हैं तो ये आगे आने वाली पीढ़ी के लिए, यूरोप के लिए बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है। अब क्या हुआ? रिवॉल्यूशन में लोगों ने क्या किया कि अपनी पावर को समझा। रिवॉल्यूशन में क्या किया? लोगों ने अपनी पावर को समझा। दिस संग द मर्सलीज। मर्सलीज क्या होता है भाई? क्या होता है? जब देश, हमने आपको पढ़ाया हुआ अभी पहले कि जब नेशनलिज्म की भावना आती है तो उसमें गानों की, साहित्य की, न्यूज़पेपर की बड़ी भूमिका रहती है। तो अपने आप को प्रोत्साहित करने के लिए इन्होंने मर्सलीज गाया। मर्सलीज एक पैट्रियोटिक सॉन्ग था। ठीक है। वहाँ के सोल्जर्स जो थे उन्होंने मर्सलीज करके एक सॉन्ग जो है वो क्रिएट किया, जो कि लिखा हुआ था, कंपोज्ड बाय द पोएट रॉजेट डी इजले। रॉजेट डी इजले ने एक पैट्रियोटिक सॉन्ग लिखा था जिसका नाम मर्सलीज था। मर्सलीज इसलिए था, फर्स्ट टाइम संग बाय वॉलंटियर्स फ्रॉम मर्सलीज। मर्सलीज के जो वॉलंटियर्स थे सबसे पहले उन्होंने उसको गाया था, इसीलिए उसका नाम मर्सलीज पड़ा, जो कि आगे चल के फ्रांस का नेशनल एंथम बना। आज भी फ्रांस का जो नेशनल एंथम है, जैसे हमारा राष्ट्रगान जो है ना, जनगण मन जो हम गाते हैं, वहां फ्रांस में मर्सलीज गाया जाता है। ठीक है। आप सुन सकते हैं, यूट्यूब पर अवेलेबल भी है। द मर्सलीज इज नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। वन वर्ड में आ सकता है और हमेशा के जीके के लिए आपका याद रह सकता है, कर सकते हैं आप, कि फ्रांस का नेशनल एंथम क्या है? मर्सलीज। और आपको इसकी हिस्ट्री भी मालूम चल गई है, इतनी लंबी कि अगर आप अच्छे से लिख देंगे तो आपको कोई नंबर काट ही नहीं सकता है, कि मर्सलीज जो है वो फ्रांस का नेशनल एंथम है, जो कि रॉजेट डी इजले ने लिखा हुआ था। सबसे पहले मर्सलीज के वॉलंटियर्स ने गाया था और प्रूसिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध वो लोग लड़ रहे थे। द लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन वर convinced that the revolution had to be carried further, as the constitution of 1791 gave political right only of their richest section of the society. लोगों को लगा इस युद्ध में वो लोग जीत गए। इस युद्ध में, ये जो वॉर हुआ था, इसमें नेशनल जो असेंबली थी उसके जो वॉरियर्स थे उन्होंने ऑस्ट्रिया और प्रूसिया को हरा दिया था। ठीक है। अब क्या हुआ? लोगों को लगा कि जब हमने आर्मी ज्वाइन की, हमें इतनी पावर है कि हम और देशों को हरा सकते हैं, तो हमारे देश में जो गलत हो रहा है, हमारे देश में भाई नेशनल असेंबली तो बन गई थी,
अच्छा लग रहा था सबको, क्योंकि एक राजा हट गया था। लेकिन राजा हटने के बाद, राजा हटा नहीं था, राजा के पास पावर छीन ली थी, तब भी राजा भी था और थर्ड स्टेट के जो प्रॉस्परस लोग थे उनको ही वोट डालने का अधिकार था। उनमें भी जो लोग केवल टैक्सेस भरते थे उनको ही वोटिंग का अधिकार था। मतलब हमको तो अपना राजा, अपना जो नेशनल हेड है, हमारा पॉलिटिकल हेड है, उसको चुनने का अधिकार ही नहीं है। तो उनको लगता था कि हम में इतनी पावर है कि हम दूसरे देशों को हरा सकते हैं, तो हम इस पावर का उपयोग अपनी ही अपनी ही डिमांड्स पूरी करने के लिए क्यों नहीं कर रहे हैं। तो उनको लगा कि अब हमको चाहिए इक्वल वोटिंग का अधिकार, हमको चाहिए। उन्होंने डिमांड्स की, इक्वल वोटिंग राइट की उन्होंने डिमांड की। और साथ ही साथ क्या हुआ इस समय जब ये चल रहा था, ये एक बहुत ही क्रिटिकल पीरियड फ्रांस के लिए था। यहाँ वॉर चल रहे थे, मैंने आपको बताया टर्मोइल की स्थिति थी, देश में कुछ भी सही नहीं चल रहा था, क्राइसिस फैले हुए थे और अब लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना आ गई थी। इसी बीच कुछ पॉलिटिकल ग्रुप्स जो हैं उनका फॉर्मेशन हुआ। अलग अलग पार्टीज होती हैं ना, किसी देश में पार्टीज होती हैं ना जो चुनाव लड़ती हैं, अपने कैंडिडेट्स खड़ी करती हैं, ऐसे ही वहाँ पर कुछ पॉलिटिकल जो ग्रुप्स थे वो बन गए थे, फॉर्मेशन होने लगा था, जिनमें सबसे पावरफुल था, नाम याद रखिएगा, जैकोबिन क्लब। ठीक है, जैकोबिन क्लब इन पॉलिटिकल ग्रुप्स में सबसे पावरफुल था, जिसकी क्या बोलते हैं इसको, लोगों में लोकप्रियता उसकी बढ़ रही थी, बड़ा फेमस हो रहा था वो। ठीक है, पॉलिटिकल क्लब बिकम एन इम्पोर्टेंट रैलिंग पॉइंट, और ये एक रैलिंग पॉइंट होते थे। यहाँ पर अपने देश के बारे में विचार किया जाता था, चुनाव के बारे में बात की जाती थी, सरकार कैसी चल रही है उसके बारे में बात की जाती थी। मतलब ये लोगों का पक्ष रखते थे ये ग्रुप। द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दिस क्लब वॉज दैट ऑफ द जैकोबिन क्लब। बताया हुआ है मैंने, इन सभी ग्रुप्स में सबसे सक्सेसफुल कौन सा था? जैकोबिन क्लब। आइए जान लेते हैं जैकोबिन क्लब के बारे में। बहुत जरूरी है जानना जैकोबिन क्लब के बारे में, क्योंकि इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। जैकोबिन क्लब गॉट इट्स नेम फ्रॉम द फॉर्मर कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब इन पेरिस। इसका जो नाम है वो वहाँ के एक संत थे, कॉन्वेंट जो होते हैं, संत जो उनके थे, सेंट जैकब। कॉन्वेंट जो होती है वो एक रिलीजियस बिल्डिंग होती है, ठीक है, जहाँ पर उनके फादर्स रहते हैं, उन्हीं में से एक थे सेंट जैकब। इनके नाम पे जैकोबिन्स क्लब का नाम पड़ा। अब हम ये जानते हैं कि जैकोबिन क्लब क्या था। कोई क्लब होता है तो उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ना, मेंबर्स होते हैं, हेड होते हैं, उनकी ड्रेस होती है, ये सब हम यहाँ पर समझने वाले हैं। मेंबर्स बिलोंग मेनली टू द लेस प्रॉस्परस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अभी क्या था पता ना, पहले लड़ाई जो थी वो बहुत ऊंचे लोगों और छोटे लोगों में थी, है ना, लोग छोटे नहीं होते हैं, उनको बांट दिया गया था। लेकिन अब ये क्या है, एक तरीके से ये हो गया था कि जो उसके प्रॉस्परस लोग थे थर्ड स्टेट के, उनका बोलबाला हो गया था। वो फिर से वही स्थिति क्रिएट हो रही थी कि जो छोटे लोग उसमें बचे हुए थे, ना उनको वोटिंग का अधिकार था, महिलाओं की स्थिति बहुत खराब थी। तो उन्होंने क्या किया, जैकोबिन क्लब में ऐसे लोग ज़्यादा थे जो कि प्रॉस्परस नहीं थे, जिनके पास पैसा कम था, और वो थर्ड स्टेट से ही थे। बिलोंगिंग मेनली टू द लेस प्रॉस्परस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जैसे शू मेकर, जूते बनाने वाले, पेस्ट्री कुक्स, पेस्ट्री बनाने वाले, वॉच मेकर, घड़ी बनाने वाले, ऐसे बहुत प्रकार के मजदूर उस क्लब को ज्वाइन कर रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि हमारे अधिकारों की लड़ाई अब जैकोबिन क्लब के माध्यम से ही लड़ी जा सकती है। लीडर जो थे इसके, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, नाम याद रखिएगा, जैकोबिन क्लब के जो हेड थे वो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर थे। ठीक है, ये इस पूरे के पूरे जैकोबिन क्लब को लीड कर रहे थे। ड्रेस कोड क्या था इनका? ये ड्रेस कोड था, उस ड्रेस को पहनकर ये लोग रहते थे। वियरिंग लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर, ठीक है, ये एक लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर पहनते थे। आप देख रहे होंगे आपकी बुक में बना हुआ है, ये ट्राउजर जो इनका है इसमें लॉन्ग स्ट्रिप्स रहती थी, है ना, ऐसी पट्टी आपको इसमें दिखेंगी, रेड कलर की, येलो कलर की, या रेड कलर की, येलो कलर की पट्टी इसमें जो स्ट्रिप होती थी वो इनके ट्राउजर में होती थी। इसको सेंस क्लोटस बोलते थे। सेंस क्लोटस क्यों बोलते थे इसको? क्योंकि सेंस क्या होता था, मैं आपको बताता हूं। सेंस क्लोटस लिटरली मीनिंग दोज विदाउट नी ब्रीचेस। आप जब अपनी बुक पढ़ रहे होंगे, मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर जो जमींदार होते थे, लैंडलॉर्ड होते थे, उनके पास भी एक गरीब जाता है, अपनी पैसे की पोटली देता है। जब आप उसकी पिक्चर को सही से देखेंगे ना, तो वो यहाँ घुटने तक के जो बूट्स होते हैं, है ना, जो पाँव को पकड़े रहते हैं, उन बूट्स को बोलते हैं नी ब्रीचेस।
ये नी ब्रीचेस के खिलाफ लड़ाई थी, उन्होंने उसके खिलाफ देखा क्योंकि उन लोगों को फर्स्ट और सेकंड क्लास के लोगों को ही वो नी ब्रीचेस पहनने का अधिकार था। तो इन्होंने अपने आप को उनसे अलग दिखाने के लिए ये ट्राउजर्स पहने और ये बताया कि अब हमारा पहनावा, हमारा फैशन आपसे अलग है, हमको भी अपने कपड़े पहनने का तरीके से अधिकार है, जैसा फैशन हम चाहें वैसा कर सकते हैं। तो ये जो ड्रेस थी, ये पूरी की पूरी ड्रेस एक प्रतीक थी एरिस्टोक्रेसी के खिलाफ। ये ड्रेस एक पूरा का पूरा प्रतीक थी। मेंस वोर इन एडिशनल द रेड कैप दैट सिंबलाइज्ड लिबर्टी। मेंस जो थे वो एक अलग से रेड कलर की कैप पहनते थे जो कि उनकी लिबर्टी का प्रतीक था। उन्होंने उस रेड कैप को लिबर्टी का साइन माना और उन लोगों के खिलाफ उसको पहना, अपनी ड्रेस में उसको शामिल किया। वुमेन हाउएवर वर नॉट अलाउड टू डू दिस, लेकिन महिलाओं को अभी भी वो रेड कैप पहनने का अधिकार नहीं था। कहीं ना कहीं गलती यहां भी होगी, फिर से चीजें दोहराई जाएंगी। एक आदमी निरंकुश था, उससे सत्ता छीनी गई, फिर दूसरा निरंकुश हो सकता। निरंकुश का मतलब होता है, हिंदी आपको बता रहा हूं, निरंकुश का मतलब होता है कि जब आप ही ऑर्डर देते रहें, आप पर कोई कानून ही फॉलो ना हो, आप कुछ भी कर सकते हो। तो ये जब भी लोगों को पावर मिलती है, उनके अंदर जो ईगो आता है, जो घमंड आता जाता है, वो धीमे धीमे एक दिन नीचे गिर ही पड़ता है। तो अब जैकोबिन क्लब को आपको मैं बताया, जैकोबिन क्लब जो था उसके मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर उसके हेड थे। इसके जो मेंबर थे वो प्रॉस्परस सोसाइटी के नहीं थे, गरीब लोग थे। साथ ही इनकी ड्रेस थी जिसमें स्ट्रिप्स होती थी, आदमियों को लाल टोपी पहनने का अधिकार था, औरतों को नहीं था। ठीक है, आगे चलते हैं। एक और टॉपिक आ गया है, इसी के अंदर है, कहीं अलग से टॉपिक नहीं आया है। समर ऑफ 1992 और कुछ बड़े बदलाव होने वाले थे, है ना। जो शांति आप देखते हैं, हमने बताया ना, जो जब बहुत ठहरा हुआ पानी होता है तब भी लोगों को लगता है कि कब उसमें कौन सी भंवर उठ सकती है, ये कोई नहीं कह सकता है। तो ऐसा ही कुछ फ्रांस में चल रहा था। आप कब से देख रहे हैं कितना उथल पुथल मचा हुआ है फ्रांस में, तब जाके किसी देश को कुछ मिलता है। आज हम लोग जो इतने आसानी से बैठ के अपने मोबाइल पे, यूट्यूब पे हमारा वीडियो देख रहे हैं, इसके पीछे ना जाने कितने लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, तब हम इस टेक्नोलॉजी तक पहुंचे हैं, देश आज़ाद कराया हुआ है। तो ये सब रेवोल्यूशंस यहाँ से शुरू हुए। हम लोग तो 90s के बाद क्या बोलते हैं 19th के बाद 20th सेंचुरी में आज़ाद हुए हैं। ये लोगों की लड़ाई तो और पहले की थी। पेरिसियन वर एंगर्ड बाय द शॉर्ट सप्लाईज एंड हाई प्राइसेस ऑफ फूड। हो क्या रहा था, खाने की सप्लाई की प्रॉब्लम चल रही थी। फ्रांस में बहुत प्रॉब्लम थे, क्राइसिस फैले हुए थे। जो समर सीजन था वहाँ पर 1792 का, उसमें फसल की पैदावार नहीं हुई। बहुत सारी ऐसी वेदर कंडीशन हुई कि फसल को पानी नहीं मिल पाया या फसल में को पानी ज़्यादा मिल गया। जो भी उनकी कंडीशंस रहीं, वहाँ पर खाने की कमी हो गई और मांग बढ़ती जा रही थी। इनके पास क्या हुआ कि पेरिस के लोग परेशान हो गए। दे स्टॉर्म्ड द पैलेस ऑफ ट्यूलियर्स। ट्यूलियर्स क्या होते थे बताइए। अब उन्होंने ये, आप अगर अपनी बुक को अपने सामने रखे होंगे तो ये भी पैलेसेस ही होते थे। massacred the king's guard and held the king himself as hostage for several hours। अब इन्होंने क्या किया, रिवोल्ट शुरू हो गया। पेरिस के लोगों के पास जब खाने की समस्या हुई तो उनको लगा कि अब खाना अगर हमको चाहिए है तो कहीं ना कहीं से तो हमें व्यवस्था करनी होगी, और जैकोबिन क्लब के अंडर में आए, उन्होंने एक रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया। और उन्होंने जो किंग थे, है ना, जो लुइस थे, कोई लुइस 16 थे, उनके महल के अंदर घुसकर फोड़ कर दी। खाने की व्यवस्था तो उनको वहां से करनी ही थी, साथ ही साथ उन्होंने राजा को बंदी बना लिया। अब हिंसा बहुत बड़े लेवल पे पहुंच गई है, राजा को महल में घुस के बंदी ही बना लिया गया, क्योंकि एक तो उनसे नाराज थे कि तुम इन लोगों से मिलकर हमारे संग हमको हटाने वाले हो, नेशनल असेंबली को खत्म कर दोगे। तो लोग पहले से ही नाराज थे और अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हो। खाने के सामान केवल तुम्हारे पास ही जा रहे हैं, लोग भूखे मर रहे हैं। तो अब की बार तो लोग सीधे पैलेस में घुसे और राजा को बना लिया बंदी, और ये मांग की कि फिर से कराइए चुनाव। हमें नेशनल असेंबली पर भी अब भरोसा नहीं रहा है, क्योंकि वो भी गरीब लोगों के लिए कुछ खास नहीं कर रहे हैं। देश की स्थिति फिर से वही आ रही है, इसलिए आप नेशनल असेंबली को हम करेंगे खत्म, होगा फिर से चुनाव। और इस मांग को मानने पर ही उन्होंने राजा को रिहा किया, बंदी कर लिया था, उसको छोड़ दिया। फिर दे स्टॉर्म द पैलेस ऑफ द, बता दिया है, एंड हॉस्टेज फॉर सेवरल ईयर। लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली, इलेक्शन वर हेल्ड। अब क्या हुआ भाई,
जो रॉयल फैमिली थी उसको डाल दिया जेल में और फिर से हुए चुनाव के बाद क्या हुआ, चुनाव के बाद जो नई असेंबली बनी उसका नाम नेशनल असेंबली नहीं था, उसका नाम था कन्वेंशन। ठीक है, सबसे पहले राजा का शासन था, ठीक है, मोनार्की थी, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई जिसमें नेशनल असेंबली थी। अब क्या आ गया है, कन्वेंशन आ गया है। लेटर द असेंबली वोटेड द इम्प्रिजन ऑफ द रॉयल फैमिली, इलेक्शन वर हेल्ड फ्रॉम नाउ ऑल मैन ऑफ 20 years एंड अबव रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ गॉट द राइट टू वोट। इसमें क्या था, इस वाले जो चुनाव, ये वाले जो चुनाव होंगे या हुए थे या हो गए थे, उसमें उन्होंने जो मांग रखी थी वोटिंग की वो ये थी कि 21 साल से ऊपर के सभी लोग वोट डाल सकेंगे बिना इस आधार पर कि किसके पास पैसा है, कौन टैक्स देता है, कौन टैक्स नहीं देता है। इसको खत्म कर दिया जाएगा और इसी बेसिस पे वोटिंग हुई। द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वाज कॉल्ड द कन्वेंशन, याद रखिएगा, ठीक है। द न्यूली इलेक्टेड कमीशन, द न्यूली इलेक्टेड असेंबली, ये जो नई असेंबली बनी इसका नाम क्या था, कन्वेंशन था। क्या नाम था इसका, कन्वेंशन। ऑन 21 सितंबर 1792 इनकी जो नई सरकार बनी, वोटिंग हुई, राजा को बंदी बना लिया गया था और फिर से चुनाव के लिए बोला गया था, फिर से चुनाव हुए जिसमें जैकोबिन क्लब को अच्छे खासे वोट मिले हुए क्योंकि उसकी लोकप्रियता बढ़ गई थी, लोग उसके साथ थे, उसी के अंडर में उन्होंने रिवोल्ट किया था, राजा को बंदी बना लिया था। और क्या हुआ, 1792 को एक नई सरकार बनी, का नाम था कन्वेंशन। ऑन 21 सितंबर 1792 इट एबोलिश द मोनार्की, राजा के शासन को अब पूरी तरीके से खत्म किया गया। कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की नहीं, वो बोले हमारा देश हो गया है डिक्लेयर फ्रांस एज अ रिपब्लिक, और फ्रांस बन गया गणतंत्र, रिपब्लिक। जैसे आज हमारा इंडिया है ना, रिपब्लिक है, हम लोग डेमोक्रेटिक हैं, है ना, रिपब्लिक डे भी मनाते हैं, और फ्रांस को रिपब्लिक घोषित कर दिया गया 1792 में, मोनार्की को खत्म करके। और क्या हुआ, बुरे कर्मों का बुरा नतीजा तो होता ही है। देयर इज नो हेरिडिटी मोनार्की, अब कोई भी राजा का शासन नहीं था। ऐसा नहीं था कि आपके जो लुई 16 के बच्चे होंगे 17, 18, 19, 20 वो राजा बनेंगे। बहुत बन लिए आपने फर्स्ट से लेके 16 तक, अब ऐसा नहीं होगा, पूरी तरीके से आपका शासन खत्म है। अब होंगे चुनाव, जनता जिसको चाहेगी। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, रिपब्लिक का मतलब होता है कि जहां पर लोग अपने पॉलिटिकल हेड को चुन सकें, सभी लोग मिलकर एक पॉलिटिकल हेड चुने और फिर वो उनके लिए नियम बनाए और उस देश को चलाए। ऐसा नहीं है कि किसी एक को एक बार बना दिया गया फिर उसके जो बच्चे होंगे तो वो बन जाएंगे, ये तो हेरिडिटी हो जाती है। लुई 16 वाज सेंटेंस्ड टू डेथ, लुई 16 को जेल कर दी गई थी, कोर्ट में उन पर मुकदमा चलाया और कोर्ट ने वो किस सेंटेंस क्या बोला उनके लिए, सेंटेंस टू डेथ। इसका मतलब होता है सजाए मौत, बोलते हैं ना आपको सजाए मौत दी जाती है बाय अ कोर्ट ऑन द चार्ज ऑफ ट्रेसन। ट्रेसन क्या होता है, ट्रेसन का मतलब होता है देशद्रोह, इन पर देशद्रोह, ये बोला कोर्ट में, इस खिलाफ इन पे मुकदमा चलाया गया कि जो राजा साहब थे और रानी जो थी इन्होंने देशद्रोह किया है। ये बहुत बड़ी गलती है, लोगों के इन्होंने ध्यान नहीं दिया, अपने ही देश के खिलाफ इन्होंने दूसरे देशों से बात की है, लड़ाई की कि प्रूसिया और ऑस्ट्रिया जो दूसरे देश थे, भाई आप अपने देश के खिलाफ ही दूसरे देश से बोल रहे हैं कि लड़ने आइए हमारे देश में, ये तो देशद्रोह है। इन दोनों को दी गई सजाए मौत। द क्वीन मैरी एंटोनेट मेड विद द सेम शॉर्टली आफ्टर, कुछ दिनों बाद इनकी रानी को भी इसी जुर्म में सजाए मौत दी गई। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है, जैकोबिन क्लब के बारे में बता दिया है, फिर बताया कि उन्हें कैसी कंडीशंस बनी, लोगों ने राजा को बंदी बना लिया, बंदी बनाने के बाद दोबारा चुनाव हुए, चुनाव के बाद जैकोबिन क्लब ने बहुमत उनके पास था तो उन्होंने अपनी सरकार बनाई। अभी पहले जो नाम था नेशनल असेंबली, उनका नाम हो गया कन्वेंशन, और फ्रांस हो गया रिपब्लिक, राजा को मिली सजाए मौत। द रेन ऑफ टेरर, बहुत अच्छा ये भी टॉपिक है। मैंने बताया ना कि जैसे ही किसी के पास सत्ता आती है उसको लगता है कि अब मैं ही हूं सब कुछ, अब मैं जो नियम बनाऊंगा वो लोग मान जाएंगे और मैं अपने हिसाब से नियम कानून बनाता रहूंगा। यहां पर अभी ये क्या होने वाला है, इनके जो
क्या बोलते हैं, रोबोस्पियर जो थे, जैकोबिन क्लब के जो हेड थे, वो पॉलिटिकल हेड बन गए थे क्योंकि वो जैकोबिन क्लब को अच्छे खासे वोट मिले हुए थे। अब इनके अंदर क्या होगा, इनके अंदर ये चाह रहे थे कि समाज में, सोसाइटी में, देश में इक्वालिटी आए, लेकिन इनके जो नियम कानून थे ना वो बहुत ज्यादा क्रूर थे। अब ये हो गया था कि इनके नियम तो बहुत अच्छे थे, ये समाज में एकरूपता लाना चाह रहे थे कि सब लोग समान तरीके से रहें, लेकिन नियम इतने कठोर थे कि इनका भी विद्रोह हुआ बाद में चल के। रोबेस्पियर फॉलो अ पॉलिसी ऑफ सेवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। इन्होंने बहुत ज्यादा नियंत्रण और सजा की नीति बनाई। इन्होंने क्या किया, नोबल्स लोग थे, नोबल्स से तो भैया इनकी वैसे ही लड़ाई थी, नोबल से लड़ाई थी इनकी, और किससे थी, क्लर्जी थे। क्लर्जी क्या करते थे, जो चर्च के लोग होते थे। नोबलिस्ट कौन होते थे, जो राजा के लोग होते थे। मिलके दोनों लोग तीसरे लोगों को दबाते रहते थे, ना कोई टैक्स देते थे, उनसे सारे काम करवाते थे। तो एक अंदर से तो भरा ही हुआ था पहले से कि जिस दिन हमारी सरकार आ जाएगी उस दिन हम बताएंगे, ऐसा अपने आप ही होता है, ठीक है। तो नोबल्स और क्लर्जी के खिलाफ इन्होंने मुकदमे चलाए। मेंबर ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज, इनकी पार्टी कौन सी थी, जैकोबिन क्लब। तो और पार्टीज जो थी, विपक्षी पार्टियां जो इनके साथ चुनाव लड़ रही थी, उनसे भी ये गुस्सा हुए बैठे थे कि जब हमारी सरकार आ जाएगी तो हम आपको भी देख लेंगे, तो इनको भी देख लिया। इवन मेंबर ऑफ हिज ओन पार्टी, ये जो रोबेस्पियर था ये बड़ा क्रूर इंसान था। इसकी खुद की पार्टी के लोग भी जब इसकी मेथड से मना कर देते थे कि सर आप ये गलत कर रहे हैं, तो ये उनको भी मरवा देता था। जिम योंग है ना, किम जोंग, आपने देखा कि वो अपने ही पार्टी के लोगों को भी सजाए मौत दे देता है अगर उसको लगता है कि ये गलत कर रहे हैं। तो ये बड़ा क्रूर आदमी था। Who did not agree with his method, जो भी इसकी बातों को मानने से मना कर देता था, वर अरेस्टेड, उसको गिरफ्तार हो जाता था, उसको जेल हो जाती थी, एंड देन ट्राइड अ रिवॉल्यूशनरी ट्रिब्यूनल। और इसने एक रिवॉल्यूशनरी ट्रिब्यूनल बनवा दिया था कि जल्दी से जल्दी मुकदमे सॉल्व हो सके। एक ट्रिब्यूनल बनवाया कि जो लोग भी विद्रोह कर रहे हैं तुरंत के तुरंत डालो इनको इस ट्रिब्यूनल में, इन पे मुकदमे चलाओ और जल्दी से जल्दी इनको सजा दी जाए। अब देखिए, इफ द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी, अगर कोर्ट को लगता है कि ये गिल्टी हैं, अगर इन्होंने गलत किया है, इनको अगर कोर्ट ने बोल दिया कि ये सजा मिलने वाली है इनको, तो इनको सजा जो मिलती थी वो ऐसी वैसी सजा नहीं मिलती थी। इनको गिलेटिनाइट की सजा मिलती थी। गिलेटिनाइट क्या होता था, गिलेटिनाइट अपने ऐसे फांसी होती है ना सजाए मौत में, इनके गिलेटिनाइट जो होता था, ये एक आप देख रहे हैं ये गिलेटिनाइट है, ठीक है, इसको गिलेटिन ने बनाया था। ये एक डिवाइस थी, ये जो आप गोल गोल देख रहे हैं ना, इसमें पीछे से इंसान को इसमें डाल दिया जाता था, इस हिस्से के बाहर उसकी गर्दन निकली हुई होती थी, और ये जो ब्लेड आप देख रहे हैं इसको यहां से छोड़ दिया जाता था और सीधा गर्दन उसकी जो है वो यहां आ जाती थी। इतनी क्रूर मौत दी जाती थी इसलिए ताकि लोग गलतियां ना करें। लोगों को इकट्ठा ऐसा नहीं होता था कि अलग से दी जाती थी, सभी को बुला के भीड़ के सामने उस व्यक्ति की सरेआम गर्दन काट दी जाती थी, ताकि लोगों में एक भय बना रहे कि जो भी अब अगर बात नहीं मान रहा है हमारे पॉलिटिकल हेड की, उसको ऐसी सजा मिलेगी। तो ये तो बड़ा दिक्कत वाली बात थी। अच्छी बात है कि आपने नियम कानून बना रहे हैं, आप लोग बहुत सालों से परेशान थे, लेकिन ये तो एक गलत हरकत है ना, किसी को इस तरीके से मारना ये नैतिकता के खिलाफ है। चेंज ब्रॉट बाय रोबेस्पियर। अब रोबेस्पियर जो राजा थे, राजा तो नहीं कहेंगे उनको, जो चुन के गए थे, रिपब्लिक देश हो गया था वो, तो वहां पे जो पॉलिटिकल हेड थे रोबेस्पियर, उन्होंने क्या क्या चेंज किए थे वो मैं आपको बता देता हूं। गवर्नमेंट इशू लॉ प्लेसिंग अ मैक्सिमम सेलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसेस। क्या किया, अब उनके कुछ जो नियम थे ना उनसे भी लोग बड़े परेशान हो गए थे। पहले लोग राजा से परेशान थे, फिर लोग नेशनल असेंबली से परेशान थे, अब कन्वेंशन बना, इसमें भी जो रोबेस्पियर थे ये इतने खतरनाक इंसान थे कि लोग इनसे भी परेशान होना स्टार्ट हो गए थे। क्यों, इनके जो तरीके थे वो गलत थे। इनकी सोच तो अच्छी थी कि समाज में सब एक हो जाएं, लेकिन इतने ज्यादा प्रेशर करके लोग एक हो जाएं कि आप उनको वो जीना मुश्किल हो जाए, तो ये गलत हो रहा था। गवर्नमेंट ने एक लॉ इशू कर दिया, उन्होंने बोला कि जो मजदूरी होगी, जो चीजों के दाम होंगे, उन्हें अधिकतम बता दिए। इन्होंने पहले भी यही तो हुआ था एक बार कि आपने तो भाई मजदूरी उतनी फिक्स कर दी है, महंगाई बढ़ती जा रही है। इन्होंने भी ये कर दी, ताकि इन्होंने इसलिए किया था कि क्लर्जी हो, नोबलिस्ट हो, थर्ड स्टेट के लोग हों, अब तो सब एक हो गए थे, किसी को ये ना लगे कि इनको ज़्यादा मिल रहा है, इस चीज़ का दाम बहुत ज़्यादा है। उन्होंने चीज़ों के दाम
और मजदूरी कर दी फिक्स। मीट एंड ब्रेड वर रेशन्ड। इसका समझते हो, ये राशन की जो दुकान होती थी ना लाला जी वाली, वहां पर भी होती थी, राशन की दुकान पर मिलने लगा था मीट और ब्रेड। भाई मीट और ब्रेड अब दुकानों से उन्होंने हटा के बोले कोई दुकान वाला मीट और ब्रेड नहीं बेचेगा, गवर्नमेंट की दुकान होगी मीट और ब्रेड की, वहां पर जाइए, सब लोग लाइन में लगिए, आप क्लर्जी हो, नोबलिस्ट हो, और कंट्रोल करना चाह रहा था ना। ऐसा ना हो कि एक ही व्यक्ति के पास पैसा आ गया मीट पूरा खरीद ले, एक ही व्यक्ति पूरा ब्रेड खरीद ले। तो राशन की दुकान पर सबको फिक्स मीट और ब्रेड मिलता था कि वहां जाइए, हो अच्छा रहा था, लेकिन तरीके गलत हो रहे थे। अब भाई किसी को ज़्यादा चाहिए खाने के लिए तो वो खरीद ही नहीं सकता था, आप गरीब हो या अमीर, राशन आपको उतना ही मिलने वाला है। और क्या किया इन्होंने, पीजेंट वर फोर्स्ड टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन टू द सिटीज। जो किसान थे बेचारे, उनको अब इस बात के लिए फोर्स किया गया कि अपना जो अन्न है, गेहूं आटा जो भी है, वो सिटीज लेकर आइए, वहां पर बेचिए, एंड सेल इट्स द प्राइस फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने आपके अन्न की, आपके गेहूं की, आपकी फसल की जो कीमत रखी है, एक तो उसको पहले शहर लेके आओ, शहर लाने के बाद बेचना तो आप चाहते ही हो, लेकिन बेचोगे हमारे दामों पर। ऑल सिटीजन वर रिक्वायर्ड टू ईट द इक्वालिटी ब्रेड। ये देखिए आप क्या होता है, सभी लोगों को इक्वालिटी ब्रेड खाने पड़ते थे। ये कौन से ब्रेड थे इक्वालिटी ब्रेड? पहले क्या होता था, जो बड़े खानदान के लोग होते थे, क्लर्जी और जो नोबलिस्ट होते थे, ये फ्लोर वाला वो खाते थे, मैदा जिसको अपने यहाँ बोला जाता है ना, मैदा खाते थे ये लोग, है ना। लेकिन अब उसने क्या किया, इक्वलिटी ब्रेड कर दिया। जो साबुत गेहूं होता था उससे बना हुआ जो आटा है वही सबको खाना पड़ेगा, कोई भी व्यक्ति अब मैदा नहीं खा सकता था। वो एक निशानी मानी जाती थी कि भाई सब वो मैदा खाते हैं, हम आटा खाते हैं। ऐसा नहीं है, आप बड़े इंसान हो, छोटे इंसान हो, गरीब हो, अमीर हो, सबके सब मिलके खाएंगे इक्वलिटी ब्रेड। कितने अच्छे अच्छे टर्म्स आपको मिल रहे हैं यार, कितना बढ़िया चैप्टर है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ रहे हैं ना, आपको जीवन भर फ्रांस का रिवॉल्यूशन कभी भूलेंगे नहीं। अ लोफ मेड अ होल व्हीट। साबुत गेहूं से बना हुआ जो ब्रेड होता है उसको इक्वलिटी ब्रेड बोलते थे। अब मैदे का ब्रेड वो लोग नहीं खा रहे थे। मॉन्सियर, जिसको हम सर बोलते हैं, मैदाम जिसको मैडम बोलते हैं, इसकी जगह पर इन्होंने सिटियोन एंड सिटियोनी, सिटीजन, मतलब जो मैंस होते थे उनको मैडम के नाम से संबोधित किया, और सिटियोनी जो था उनको सर जो थे उनको किया इन्होंने सिटियोन के नाम से, कि सर जो पहले हम लोग बोलते थे उनको बोलेंगे सिटियोन, और जो मैडम होती थी उनको बोलेंगे सिटियोन, क्योंकि ये मानते थे कि ये पुराने निशानियां हैं उन लोगों की, हमारी गुलामी की, सर और मदाम। और क्या हुआ, चर्च वर शट डाउन एंड देयर बिल्डिंग कन्वर्टेड इनटू बैरक्स एंड ऑफिस। चर्च से तो ये लोग वैसे ही बहुत खफा थे। चर्च में कौन रहते थे, क्लर्जी लोग रहते थे, जो कि हर तरीके के टैक्सेस इन पे लगा रहे थे, इनको परेशान करते थे। तो भाई रोबोस्फियर भी बहुत खतरनाक था, उसने बोला कि हमारा समय आ गया है अब, है ना, अपना टाइम आएगा, उसने बोला। तो सबका टाइम आता है एक बार, तो रोबोस्फियर का टाइम आया। रोबोस्फियर ने अपनी पार्टी बनाई थी, जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब ने सत्ता हाथ में ले ली, बहुत सारे नियम बदले, इन लोगों को सजाएं भी दी, साथ ही चर्चेस की जगह पे बनवा दिए हैं बैरक। और चर्चेस को क्या बोल दिया इन्होंने, कि आर्मी के जो बैरक होते हैं जहां पर वो लोग रहते हैं, वो इन्होंने बैरक बनवा दिए, और यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिसेस बनवा दिए। चर्च को कर दिया उन्होंने वहां से खत्म। फाइनली अब देखो क्या हुआ, वो जो राजा साहब थे, कौन, लुईस 16, उनको क्या हुई थी, मतलब राजा को सजाए मौत हुई थी। क्यों? क्योंकि राजा इतनी ज्यादा निरंकुश हो गया था कि लोगों की बात ही नहीं मानता था। लोगों ने विद्रोह कर दिया, महल को तोड़ दिया, बंदी बना दिया, फिर से चुनाव हुए, चुनाव के बाद नेशनल असेंबली का नाम बदल गया और राजा को सजाए मौत हुई। उसके बाद नेशनल असेंबली के लोग भी ऐसा ही कुछ करने लगे थे, उनको हटा के रोबोस्फियर को बनाया गया। रोबोस्फियर के पास सत्ता आई तो रोबोस्फियर भी अपने आप को राजा जैसे समझने लगे। तो अंत में क्या हुआ, रोबोस्फियर की पार्टी ने फिर से कोर्ट बुलाई और रोबोस्फियर पर चलाया मुकदमा, और रोबोस्फियर को भी क्या हुआ, सजाए मौत। और जिस गुलेटिन को उन्होंने बनवाया था लोगों को मारने के लिए, एक दिन रोबोस्फियर भी की गर्दन भी इसके बीच में आई। तो वही मैं आपको इतने समझा रहा हूं कि सत्ता किसी के भी पास हो, ज्यादा दिन नहीं रहती है अगर आपने उसका इस्तेमाल सही से नहीं किया। फ्रांस में हम देख रहे हैं 200 साल पहले ये सब कुछ चल रहा था, राजा के पास सब कुछ था, राजा जैसे पद को सजाए मौत हुई। एक तरीके वहां पर फिर जो एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर वहां के जो थे रोबोस्फियर, उन्होंने अपने फिर शैतानी दिमाग चलाया, क्रूर दिमाग चलाया। अच्छा कर रहे थे, देश में लोगों गरीबों के हक में लड़ रहे थे, लेकिन उनके नियम कानून बहुत बुरे थे। उनकी खुद की पार्टी के लोगों को उन्हें अरेस्ट कर लिया था,
फाइनली ही वॉज कन्विक्टेड बाय द कोर्ट इन जुलाई 1794 में इनको अरेस्ट किया गया एंड द नेक्स्ट डे सेंट द गुलेटिन, और अगले ही दिन इनको सजाए मौत दी गई। चैप्टर काफी लंबा है, मैंने आपको बताया हुआ है, 3 वीडियोस में इस पर बना चुका हूं और मुझे लगता है 2 वीडियोस इस पर अभी लगभग और बनेंगे, क्योंकि आपकी बुक में ये 24-25 पन्नों का एक पेजेस का एक चैप्टर है जिसमें फ्रांस के रिवॉल्यूशन को बहुत अच्छे समझाया गया है। कारण ये रहा है कि अगर आप फ्रांस का रिवॉल्यूशन नहीं समझेंगे तो आपको और जो कंट्रीज हैं उनके रिवॉल्यूशन समझ में नहीं आएंगे, जो कि आपको क्लास 10th में पढ़ने हैं, क्लास 9th में अभी और आगे चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो क्या इस कहानी में होने वाला है, बास्तील से शुरू होकर हमारे जो वहाँ के विलन थे उनकी भी मौत हो चुकी है, फिर नए हीरो आए, वो नए हीरो को भी डेथ हो चुकी है, अब क्या आगे इस पिक्चर में होने वाला है, देखने के लिए जुड़े रहें ब्रह्मास्त्र एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल से। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ, विद्युत नारायण बुधोलिया, धन्यवाद।